बच्चों इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे। क्या होता है बच्चों ये, तो एक एक करके देखेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ के बता दूंगा क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कौन सी है, पहली लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। तो चलिए इसको समझते हैं पहले आराम से। तो मैं बता रहा हूं आप लोग को सबसे पहले लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है सर, ये ध्यान से समझो, ठीक है। चलो मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। मान लो सपोज ये मेरे पास ये एंटायर पॉपुलेशन है ना, ये जो हर एक आइटम मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इन सबको मिलकर मेरा क्या बन रहा है, ये पूरा पॉपुलेशन बन रहा है मान लो, ठीक है। ये सारा मैंने ले लिया, ये एंटायर क्या है हमारा पॉपुलेशन है। हर एक आइटम को सबको जब मैं टोटल कर रहा हूं तो ये मेरा बनेगा एंटायर पॉपुलेशन। अब क्या बोलता है ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ये कहता है कि अगर इस पॉपुलेशन से अगर मैं जो सैंपल साइज कलेक्ट करता हूं, अगर ये सैंपल साइज मान लो यहाँ पे मैंने सैंपल ले लिया इसका, ठीक है, और ये जो मैं सैंपल लूंगा वो क्या लूंगा, रैंडमली लूंगा। रैंडमली मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आइटम्स हैं, ठीक है, सबके इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के, ठीक है। तो मैंने मान लो इनमें से कुछ सैंपल ले लिया, बट ध्यान रखना जो सैंपल मैं ले रहा हूं वो सैंपल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। जितना लार्ज होगा उतना अच्छा है कि नहीं है। तो ये सैंपल बोला है क्या, लार्ज होना चाहिए। तो अगर ये सैंपल क्या हो रहा है जो मैंने कलेक्ट किया इस पॉपुलेशन से, अगर ये लार्ज होता है तो बच्चों ये क्या बता सकता है, ये बता सकता है एंटायर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो ये जो पूरा पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को ये सैंपल क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। बट शर्तें क्या है, शर्तें इसके अंदर दो हैं। पहला शर्त क्या है कि जो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन से सैंपल को, वो क्या होना चाहिए, रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए। रैंडमली सिलेक्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर एक आइटम का सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, जो सैंपल साइज होना चाहिए ना, वो सैंपल साइज क्या होना चाहिए, वो सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब जाके हमारा ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी मेंटेन होगी, ठीक है, फॉलो करेगा। चलिए अब देखो एक एक करके और डिटेल में इसको समझते हैं। आराम से समझना, कुछ नहीं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। क्या बोला है बच्चों, बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी इफ अ सैंपल ऑफ फेयरली लार्ज साइज इज ड्रॉन। तो मैंने क्या समझाया था, मैंने पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया था वो क्या लिया था, लार्ज साइज का लिया था, लिखा है ना, फ्रॉम द पॉपुलेशन अंडर डिस्कशन एट रैंडम। और क्या लिया था, रैंडमली लिया था, हर किसी का सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल थे। तो बोला क्या, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जो सैंपल आया है ना, वुड पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो वो क्या बताएगा, जो पॉपुलेशन है उस पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा, वो सैंपल, जो लार्ज सैंपल हमने क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं था, सिंपल सा है कि नहीं है। चलो आगे क्या बोला है मेरे बच्चों, दो बोला है दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर पे ध्यान रखना है। एक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि जो सैंपल साइज है शुड बी लार्ज, क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एज द सेम साइज इंक्रीजेस, ठीक है, सेम नहीं होगा, यहाँ पे सैंपल होगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलो, क्योंकि नोट्स अच्छे हो तो फिर समझने में इजी लगता है, ठीक है। चलिए तो बोला एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस इट बिकम्स मोर एंड मोर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट पॉपुलेशन एंड शोज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो वही चीज मैंने बताया था कि अगर सैंपल साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा तो जो पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन मतलब जो एंटायर पॉपुलेशन था, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो आसानी से बता पाएगा सैंपल, है कि नहीं है। चलिए दूसरा मैंने क्या कहा था मेरे बच्चों, सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली, मतलब हर एक आइटम का सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो क्या, इक्वल है। तो बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, हर एक आइटम की जो संभावना है सिलेक्ट होने की वो क्या है, बराबर है। क्लियर। तो आई होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब बच्चों दूसरा आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर पे बच्चों हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ध्यान से समझो। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है ये बेस्ड है किसके ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही है ना, क्या, जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, उसके ऊपर ही डिपेंड है। क्या बोलता है कि अगर सैंपल साइज मेरे बच्चों, कि अगर सैंपल साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है,
सैंपल साइज अगर लार्ज होता है तो बच्चों जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो रिजल्ट बोला है हमें क्या, एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, वो रिजल्ट हमें रिलायबल मिलेगा, मतलब विश्वसनीय होगा, एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कहता है कि जितना सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ही जो रिजल्ट है वो हमारा क्या देखने को मिलेगा, एक्यूरेट देखने को मिलेगा, रिलायबल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बोला है कि अगर मैं एक सिक्के को बहुत ज्यादा बार क्या कर रहा हूं, फेंक रहा हूं, उछाल रहा हूं, एक सिक्के को अगर मैं बहुत ज्यादा बार उछाल रहा हूं तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ जो हेड्स है वो लगभग नंबर ऑफ टेल्स के बराबर आएगा, है ना, यही होगी ना, जितनी बार हेड आएगा उतनी बार ही क्या टेल आ सकता है अगर हम सिक्कों को बहुत ज्यादा बार उछाल रहे हैं तो यही होगा। तो ये चीज देखो यहां पे क्या लिखा है, आराम से समझो इसको, कुछ नहीं है। बोला है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स द रिजल्ट्स डिराइव फ्रॉम द सैंपल साइज। अब हमने देखा था जो सैंपल साइज था वो लार्ज था, अब उससे जो रिजल्ट मिलेगा लाइकली टू बी मोर रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, एसेट्रा एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस। ठीक है, प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब अदर फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे कॉस्ट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, टाइम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, एसेट्रा। ये चीज जो है ये सारे क्या रहने चाहिए, ये कांस्टेंट रहने चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे बोला है दिस इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने आपको क्या था, क्या जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, क्या उसमें लार्ज सैंपल हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लार्ज सैंपल लेंगे तभी तो जाके क्या आएगा, एक्यूरेट रिलायबल रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो ये कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है ये किसके रिजल्ट पे हमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ जो हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, उसके ऊपर ये निर्भर है। ठीक है, उसी के नतीजे से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने सैंपल साइज लार्ज लिया, ठीक है, तो वो जो रिजल्ट देगा वो हमारा रिजल्ट क्या देगा, एक्यूरेट देगा, रिलायबल होगा, वो विश्वसनीय होगा। ठीक है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, जैसे मैंने कहा टाइम, कॉस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहां पे आपको पढ़ाया, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड अ लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक सिक्के को हम बार बार उछालते हैं, बहुत बार उछाल रहे हैं, मतलब लार्जर नंबर ऑफ टाइम्स उछालते हैं, देन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हेड और जो टेल आने की जो संभावना है वो लगभग बराबर होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, कुछ नहीं था बच्चों। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब ध्यान से समझना बच्चों क्या है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि जो हम सैंपल लेंगे ना वो क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए। अगर वो हम क्या इफेक्टिवली एफिशिएंटली अगर उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, है ना। जो हमें डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए या डिजायरेबल इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे दो बात की बात की गई है, दो चीज की बात की गई है। एक बोला है, ठीक है, एफिशिएंट, एंड दूसरा बोला है इफेक्टिव। ध्यान से समझना, यहां पे इसी का रोल है। अब एफिशिएंट का मतलब क्या, एफिशिएंट का मतलब कि जब हम ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल को कलेक्ट करने पर जो हमारे रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कॉस्ट हो गया बच्चों, जैसे हमारी टाइम हो गई, एसेट्रा, जो इन रिसोर्स की जो जरूरत पड़ेगी इसका हमें क्या मिनिमाइज यूज करना है, या कह सकते हैं इसका हमें राइट यूज करना है। इसका राइट यूज करते हुए या जितना हमें ये अवेलेबल है, जितना गिवन है उतने का ही हमें यूज करना है। ठीक है, हमें ज्यादा यूज नहीं करना है, उतने को यूज करते ही हमें सैंपल को क्या करना है, कलेक्ट करना है। इसका मतलब होता है एफिशिएंट। कहने का मतलब सीधी सीधी बात, इनमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो वेस्टेज। ठीक है, इस तरीके से सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। दूसरा क्या बोला, इफेक्टिव होना चाहिए। जो सैंपल हमने कलेक्ट किया वो इफेक्टिव होना चाहिए। अर्थात जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझना। इफेक्टिव का मतलब यहां पे क्या है, जैसे मान लो मैं एक किसी टाउन में गया और उस टाउन में मैं क्या हाउस होल्ड की एनुअल इनकम का पता कर रहा हूं। ठीक है, तो सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ सैंपल हाउसेस देखे और सैंपल हाउसेस में से मैंने क्या किया, जो उनका हाउस होल्ड का जो एनुअल इनकम है वो मैंने कलेक्ट किया। अब वो जो मैंने कलेक्ट किया कुछ घरों का, वो इस तरीके से कलेक्ट होने चाहिए ताकि वो जो एंटायर जो टाउन था ना, उस एंटायर टाउन की क्या आ जाए, हाँ, एनुअल इनकम का पता लग सके।
उस पूरे टाउन का जो एनुअल इनकम है, उस एनुअल इनकम को वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो सैंपल ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से कलेक्ट करो कि वो जो सैंपल है वो एंटायर पॉपुलेशन के क्या बारे में बता सके, ये नहीं कि सिर्फ उसी घर के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है इफेक्टिव। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है जब हम सैंपल क्या कलेक्ट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा। लिखा है साफ साफ, द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन सैम्पलिंग रिफर्स टू द आइडिया ऑफ सिलेक्टिंग एन एफिशिएंट, मैंने आपको बता दिया टाइम क्या कॉस्ट हो गया, इनमें कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। कि अगर मैंने मान लो जैसा हाउस होल्ड का एनुअल इनकम किया तो वो रिप्रेजेंट क्या करना चाहिए, वो एंटायर टाउन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा सैंपल, है कि नहीं है। तो एन इफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन टू अचीव द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स, लिखा है साफ साफ, वाइल यूजिंग रिसोर्सेज, जब मैं इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूं एफिशिएंटली, है ना। टू ऑब्टेन डिजायर इंफॉर्मेशन, ताकि जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे आसानी से प्राप्त हो सके, वाइल मिनिमाइजिंग एरर, ताकि जो एरर है ना के बराबर हो, है गलतियां क्या हो, ना के बराबर हो। अब एक एग्जांपल दो, मार्केट रिसर्च सर्वे। जब मार्केट रिसर्च सर्वे करते हैं, मान लो मैंने कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में पता करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा टाइम कॉस्ट है उसको सही ढंग से मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नुकसान है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि जो पॉपुलेशन है, मान लो किसी टाउन में मार्केट रिसर्च सर्वे करना है, तो मान लो वहां के मैं पॉपुलेशन को क्या कर सकता हूं, है ना, अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, और मेरे पास एक क्या इफेक्टिवली ताकि डेटा आ सके, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं वहां पे कस्टमर को स्टाटा के हिसाब से डिवाइड कर सकता हूं, मतलब जेंडर के हिसाब से कर सकता हूं, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया, है कि नहीं है। अब डिवाइड करने के बाद मैंने क्या उनके टेस्ट के बारे में पता किया, ठीक है, तो उनके टेस्ट के बारे में पता किया तो वो मेरे को क्या देगा, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा, है ना, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट रिसर्च सर्वे के दौरान। तो यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है, एक एफिशिएंट की बात और एक इफेक्टिव सैंपलिंग की बात। ठीक है बच्चों, जी सर। और आखिरी आता है बच्चों हमारा प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या है, इसको समझते हैं, यहीं पे कुछ नहीं है, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, अब ये प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या कहता है कि जो हमने पॉपुलेशन से क्या लिया बच्चों, जो सैंपल कलेक्ट किया, वो सैंपल इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए, है ना, ताकि वो वैलिड हो सके, क्या हो सके, वो वैलिड हो सके, मतलब उसका कुछ अर्थ निकल सके, कुछ मतलब निकल सके। और वो अर्थ और मतलब कब निकलेगा उसका, जब हम उस सैंपल का क्या कर सकते हैं, वैलिड एस्टिमेट कर सकते हैं, जब उसका हम वैलिड टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है। अब मान लो एक एंटायर पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज है। अब बच्चों मैं उसको आपको बोलूंगा कि भैया यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर यूज कर, तो पॉसिबल है, मैं बोलूंगा मीन निकालो, तो मान लो 10,000 है ऑब्जर्वेशन, तो 10,000 का मैं अगर मीन निकाल सकता हूं, सर मीन नहीं निकाल सकता हूं 10,000 का, पॉसिबल है क्या, नहीं। मैं बोलूंगा इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं मीन हो गया या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है, तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चे सैंपल हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एंटायर पॉपुलेशन है वहां से मुझे सैंपल इस तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उन सैंपलों से मैं क्या मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन आसानी से निकाल सकूं, अर्थात इसी को कहते हैं वैलिड टेस्ट या वैलिड एस्टिमेट, है ना, आसानी से निकाल सके। जब वो मैं मीन निकालूंगा या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो वो मीन जो मैंने सैंपल से निकाला या जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने सैंपल से निकाला वो पूरे एंटायर पॉपुलेशन को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब बच्चों कि जो सैंपल है वो वैलिड होना चाहिए, और वो वैलिड कब होगा, जब उसको मैं वैलिड एस्टिमेट कर सकता हूं, उसका वैलिड टेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। चलो, तो ये चीज यहां पे लिखा है, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी स्टेट्स दैट A sampling design is valid only if it is possible to obtain the valid estimate, जो मैंने आपको बताया था, and valid test about population parameters, ठीक है, जैसे मीन स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं उन सैंपल से। Only a probability sampling ensures this validity, और ये कब होगा, जब सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब आपको याद रखना, मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हर एक आइटम का सिलेक्ट होने का क्या होता है, इक्वल चांस होता है, ठीक है, इक्वल चांस। ये नहीं कि पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन मैंने सिलेक्टेड ले लिए, तो वो नहीं चलेगा, वहां पे पॉपुलेशन में किसी को भी मैं रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूं, है कि नहीं, तभी मैं क्या प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी को फॉलो कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। ये इसके अंदर, इसके तहत ये सारी चीजें आनी चाहिए।
तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने पहला वाला क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। उसमें क्या बोला था, एक बार मैं दोबारा फटाफट आपको बता दूं। तो वहां पे ये बोला था कि जितना क्या होगा, जो सैंपल साइज है बड़ा होगा, वो उतना ही कैरेक्टरिस्टिक क्या किसके बारे में बताएगा, एंटायर पॉपुलेशन के बारे में बता सकता है। दूसरा क्या था बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है कि जो सैंपल साइज जितना लार्ज होगा उतने ही, ठीक है, वो एक्यूरेट होगा, उतने ही हमें रिलायबिलिटी मिलेगी। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, जो डेटा से मिल रहा है सैंपल के। उसके बाद था बच्चों हमारा ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या कहता है कि जो हम कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल, वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए, ताकि जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिले, वो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए, वो एक्यूरेट और रिलायबल हो सके। और चौथा हमने क्या देखा, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। जो सैंपल कलेक्ट किया बच्चों हमने, वो सैंपल क्या वैलिड तभी माना जाइए जब उस सैंपल का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये पॉसिबल कब है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के केस में ही पॉसिबल है। अर्थात जब हम क्या होता है, एंटायर पॉपुलेशन से जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक मतलब पॉपुलेशन का चांसेस है क्या, इक्वल सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये चार थे। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एनुमरेशन। क्या होता है ये, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। बच्चों जब हम कंप्लीट एनुमरेशन कहते हैं तो इसका मतलब होता है, इसको हम सेंसस मेथड भी कहते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट एनुमरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं। मान लो सपोज ये पूरा एंटायर पॉपुलेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे हर एक जो आइटम्स है उन सभी आइटम्स की हम लोग बात करते हैं जब हम कंप्लीट एनुमरेशन की बात करते हैं। बट जब इस कंप्लीट पॉपुलेशन में से हम कुछ पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, या कुछ ही आइटम्स को जब स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों सैंपल सर्वे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब जो एंटायर पॉपुलेशन को, हर एक एलिमेंट को स्टडी करना या हर एक आइटम को स्टडी करना, वो कहलाता है कंप्लीट एनुमरेशन। जैसे कि सेंसस मेथड हमने देखा, जनगणना होती है, तो हर घर में जाके क्या देखी जाती है, हर घर में जाके ये पता लगाया जाता है कि हाँ भाई घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो हर एक का क्या होगा, यहाँ पे डेटा जो होगा वो कलेक्ट किया जा रहा है। बट जब सैंपलिंग की बात आती है तो सैंपलिंग के तहत हम कुछ ही पॉपुलेशन की बात करते हैं। जैसे आपके बॉडी के अंदर खून है, उसमें से क्या लिया जाता है, थोड़ी मात्रा में ब्लड लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो वो आपका सैंपल होगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस इसके बीच में है। अब हम बच्चों एक एक करके इनके बीच में कंपैरिजन डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखो, आराम से चीज को समझना क्या लिखा है, मैं एक एक चीज आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं। बोला मेरे बच्चों कि व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर ऑल द यूनिट्स बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पूरा पॉपुलेशन है, जब यहाँ पे हर एक एलिमेंट या हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। ठीक है, या उसको हम सेंसस भी कह सकते हैं। आगे क्या बोला, इन मोस्ट केसेस, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वी प्रीफर सैंपल सर्वे टू कंप्लीट एनुमरेशन ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब यहां पे क्या बोला है बच्चों, बट कई सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल सर्वे का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, हम कंप्लीट एनुमरेशन का उपयोग नहीं करते हैं। क्या कारण है, वो एक एक करके हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो, पहला पॉइंट क्या बोला मेरे बच्चों, स्पीड की बात बोली गई है। अब ध्यान से मेरी तरफ समझो, फिर मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं। सैंपल की अगर मैं बात करूं तो सैंपल में क्या होता है, सैंपल के अंदर मुझे कुछ ही यूनिट्स को स्टडी करना है, ये देखो। ठीक है ना, जबकि अगर मैं कंप्लीट एनुमरेशन की बात करूं तो मुझे ईच एंड एवरी यूनिट से इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को प्रीफर करते हैं उस केस में। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या लिखा देखते हैं, एज कंपेयर टू सेंसस, है ना, सेंसस के मुकाबले या कंप्लीट एनुमरेशन के मुकाबले बोला है, आ सैंपल सर्वे कुड बी कंडक्टेड यूजुअली मच मोर क्विकली। अभी बताया था मैंने आपको, है ना, सिंपली बिकॉज इन सैंपल सर्वे, क्योंकि सैंपल सर्वे में हम लोग क्या लेते हैं, ओनली अ पार्ट ऑफ वास्ट पॉपुलेशन इज एनुमरेटेड। जो ये टोटल पॉपुलेशन जो एंटायर यूनिट्स है, उसमें से हम कुछ ही यूनिट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड के कारण हम लोग क्या करते हैं, सैंपल सर्वे का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। अब मानो दूसरा, कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोले द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन of data on each unit in case of sample survey is likely to be more as compared to census because better trained personnel
आर एम्प्लॉयड फॉर कंडक्टिंग अ सैंपल सर्वे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है जो कॉस्ट होता है ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन ईच यूनिट इन केस ऑफ सैंपल सर्वे इज लाइकली टू बी मोर। अब बोला क्या, सैंपल सर्वे की बात की गई है। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ ही यूनिट लिया जा रहा है तो इसमें खर्चा तो कम लगना चाहिए। बट मेरे बच्चों, जब सैंपल लिया जा रहा है तो इस पे खर्चा ज्यादा क्यों लगता है आप बताओ? क्योंकि वहां पे जो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, है ना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमें जो लोग चाहिए वो क्या चाहिए? ट्रेंड पर्सनल चाहिए, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं तुच्छे मुच्छे किसी को भेज दिया भाई चल ले ले। तो वहां पे क्या होगा, सैंपल से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो बोलकर, ठीक है, इसलिए ट्रेन पर्सनल को हायर किया जाता है। ठीक है, ये कारण है सबसे बड़ा। तो वही चीज लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन ईच यूनिट इन केस ऑफ सैंपल सर्विस लाइकली टू बी मोर एज कंपेयर टू सेंसस बिकॉज बेटर ट्रेन पर्सनल आर एम्प्लॉयड फॉर कंडक्टिंग अ सैंपल सर्वे। क्योंकि ट्रेन पर्सनल की जरूरत पड़ती है। मानता हूं कि कंप्लीट एनुमरेशन में तो चाहिए, बट बोला है कि उसके मुकाबले भी इसमें चाहिए, क्योंकि एक एक यूनिट से जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे या जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशन से, है ना, जो कुछ यूनिट सैंपल के तौर पे ले रहे हैं, वो इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब कोई भी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब हम सैंपल लेते हैं तो क्या करते हैं, वो एंटायर पॉपुलेशन को बताता है, वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब मैंने मान लो सैंपल ले लिया, बट हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही नहीं आ रही है, वो मतलब एंटायर पॉपुलेशन को क्या नहीं कर रही है, रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए उस केस में ट्रेंड पर्सनल को रखा जाता है ताकि जो भी वो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कलेक्ट करें ताकि वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। समझ में आ गया? यस सर, अब आ गया। चलो जी आगे क्या, बट व्हेन इट कम्स टू टोटल कॉस्ट, बट अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, एक एक यूनिट पे खर्चा होने के लिए क्या लग रहा है, मैंने कहा एक एक यूनिट पे अगर खर्चा करते हैं हम लोग तो उसके केस में किस में लगता है ज्यादा पैसा? यस, सैंपलिंग मेथड में। बट अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट के केस में बच्चों इसमें लगेगा खर्चा ज्यादा कंप्लीट एनुमरेशन में, क्योंकि यहां पे जो यूनिट्स हैं वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंटायर पॉपुलेशन को पढ़ना है। अगर एक कॉलोनी में से कुछ ही घर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके एक एक यूनिट पे जो खर्चा लग रहा है वो तो ज्यादा लग रहा है। बट अगर मुझे बोला जाए उसके मुकाबले कि भैया पूरी कॉलोनी का इंफॉर्मेशन लेना है, तो बच्चों उसके मुकाबले टोटल कॉस्ट देखा जाए तो वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कंप्लीट एनुमरेशन या सेंसस मेथड में। ठीक है, वही चीज बोला है। बट वेट इट कम्स टू टोटल कॉस्ट, सैंपल सर्वे इज लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव एज ओनली सम सिलेक्टेड यूनिट्स आर कंसिडर्ड इन अ सैंपल सर्वे। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, सैंपल सर्वे में कुछ ही यूनिट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जब हम ईच यूनिट की बात कर रहे हैं तो कब लगेगा खर्चा ज्यादा, सर सैंपलिंग मेथड में। बट जब हम एंटायर पॉपुलेशन की बात करें, एज अ होल की बात करें या टोटल कॉस्ट की बात करें, तो मेरे बच्चों उस केस में हमारा किसका होगा, सेंसस मेथड में ज्यादा खर्चा लगेगा। चलो जी, अब रिलायबिलिटी बोला है, देखो ढंग से पढ़ो। रिलायबिलिटी में क्या बोला है मेरे बच्चों, द डेटा कलेक्टेड इन अ सैंपल सर्वे आर लाइकली, ठीक है, टू बी मोर रिलायबल than that in a complete enumeration because of trained enumerators, better supervision and application of modern technique। जो मैंने अभी समझाया, मैंने क्या बताया अभी आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट पे, कि सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, हम एक एक यूनिट पे जो खर्चा लगता है ना वो ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि एक एक यूनिट से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो उसके लिए ट्रेंड एनुमरेटर्स चाहिए, सुपरविजन मतलब एक एक यूनिट को बड़े गौर से देखा जाता है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए उसमें रिलायबिलिटी जो विश्वसनीय है उस पर ज्यादा है एज कंपेयर टू कंप्लीट एनुमरेशन। अब कंप्लीट एनुमरेशन में क्या होता है, आप खुद सोचो, मैंने किसी को भेजा जब इस कॉलोनी का पूरा इंफॉर्मेशन लेके आ, है ना, कितने लोग जो है कोविड पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, उसको क्या वो रिलायबल मिलेगा? हो सकता है कई जने उसका जवाब ना दे, बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। अब मैंने बंदे को पूरी कॉलोनी के बारे में बताया तो वो तो जाएगा ही नहीं, पहले तो वो 4-5 घर छोड़ के ही जाएगा, वो काट देने, वो क्या करेगा, कुछ ही घर में जाएगा, बस हो गया भाई, और बता देगा पूरे का, तो इसमें नहीं होता इतना ज्यादा। ठीक है, बट अगर मैंने बोला भैया कुछ ही घरों का जाके डेटा कलेक्ट करना है, तो एक एक घर में जाएगा, प्रॉपरली टाइम लगाएगा, एक एक चीज पूछेगा, है ना। क्योंकि जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो उस केस में क्या होता है, मैंने कहा ट्रेड एनुमरेटर्स की जरूरत होती है, जो घर घर जाके मतलब या डेटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, सुपरविजन बड़े आराम से उसको देखा जाता है,
एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो हमारा सैंपल सर्वे मेथड है, इसमें बच्चों ज्यादातर विश्वसनीय की बात की जाती है एज कंपेयर टू सेंसस मेथड या कंप्लीट एनुमरेशन मेथड। क्लियर है? टोटली थ्योरी पार्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्यूरेसी की बात। बोला एवरी सैंपलिंग इज सब्जेक्ट टू व्हाट इज नोन एज सैंपलिंग फ्लक्चुएशन विच इज टर्म एज सैंपलिंग एरर। अब बोला है, अब मान लो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमने पूरा एंटायर पॉपुलेशन से कुछ हमने सैंपल कलेक्ट किए। अब इस सैंपल से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और ये सैंपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लो ये टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी सैंपलिंग से, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा सर, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल पॉपुलेशन को, करेगा नहीं करेगा। तो यहां पे क्या बोला है, जब हमने सैंपलिंग लिया तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सैंपलिंग जो है, जो इनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम लोग, वो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा इसको, है ना। एरर भी हो सकता है। क्यों एरर हो सकता है, क्योंकि भैया 1000 लोग हैं, 1000 लोग से मैं सिर्फ 15 लोगों का क्या कर रहा हूं, 15 लोगों को सैंपलिंग के तौर पे ले रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि जो 15 लोगों को मैंने सैंपलिंग के तौर पे लिया, वो पूरा जो से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं, वो पूरा एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। गलतियां भी हो सकती हैं, और इसी गलतियों को हम लोग क्या कहते हैं, बोला सैंपलिंग एरर होता है। बट कंप्लीट एनुमरेशन में क्या, सैंपलिंग एरर का तो मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी किया जा रहा है, एंटायर पॉपुलेशन को एक एक करके स्टडी किया जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों, गलतियां कम होती है। तो इट इज ऑब्वियस दैट कंप्लीट एनुमरेशन इज टोटली फ्री फ्रॉम दिस सैंपलिंग एरर। तो वही चीज लिखा है कि ये जो एंटायर पॉपुलेशन की जब बात करेंगे, या सेंसस मेथड की बात करेंगे, या कंप्लीट एनुमरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे सैंपलिंग एरर को देखने को नहीं मिलता है, ये कंप्लीटली फ्री है। इट मे बी नोटेड दैट इन सैंपल सर्वे द सैंपलिंग एरर कैन बी रिड्यूस। अब ये सैंपलिंग मेथड में क्या हो सकता है, बोला इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय टेकिंग सेवरल स्टेप्स लाइक इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, है ना। एक काम कर लो कि भाई सैंपलिंग साइज बढ़ा दो, जैसे मैंने 1000 में से 15 बोला था, तो एक काम कर लो 1000 में से 300 ले लो सैंपल के तौर पे। अब सैंपलिंग साइज ज्यादा हो गया तो भैया इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, थोड़ा एक्यूरेट मिलेगा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा बोला एडहरिंग टू अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन स्ट्रिक्टली एंड सो ऑन। अब बोला है इस तरीके से आइटम को सिलेक्ट करो। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब क्या, संभावित बोलते हैं ना इसको, प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट करो बोला है, ताकि वो पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। देख देख के सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो जी सर, तो ये आपको बताया गया यहां पे एक्यूरेसी की। उसके बाद आता है बच्चों नेसेसिटी। अब नेसेसिटी में क्या बोला, ध्यान से देखना है। बोला समटाइम्स, कई बार क्या होता है, बोला है सैंपलिंग बिकम्स नेसेसिटी, सैंपलिंग जरूरी हो जाता है ना। क्या होगा, सैंपलिंग जरूरी होता है, कंप्लीट एनुमरेशन की वहां जरूरत नहीं होती है। कब होता है सर, व्हेन इट कम्स टू डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग, जहां पे डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग की बात करते हैं, अभी आ रहा हूं मैं। वेयर द आइटम्स गेट एडजस्टेड लाइक टेस्टिंग द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब यहां पे समझो, मान लो एक कारखाने में इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, अब मैं उसका लाइफ का पता करना चाहता हूं। लाइफ का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक जो बल्ब है कितने समय तक जलेगा। अब मान लो कि वहां पे उस कारखाने में 1000 अगर लाइट है, 1000 लाइट को अगर मैं टेस्ट करूं, और कब तक टेस्ट करना है, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है तब तक तो चेक करना पड़ेगा उसकी लाइफ को, कि अगर मैंने आज बल्ब को जलाया तो मुझे टेस्ट तब तक करना पड़ेगा जब वो बल्ब फ्यूज नहीं हो जाता, वो खराब नहीं हो जाता। और अगर मैं इसे कंप्लीट एनुमरेशन में करूं तो भैया कारखाने की तो सारी लाइटों को जलानी पड़ेगी जब तो खत्म नहीं होता है। तो यहां पे तो पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें कुछ ही बल्ब लेना पड़ेगा सैंपलिंग के तौर पे, ठीक है ना। सैंपलिंग के तौर पे कुछ ही बल्ब लेना पड़ेगा, उन बल्ब को जला के रखना पड़ेगा जब तक वो खराब नहीं हो जाती हैं। तब मुझे ये आइडिया लगेगा, हाँ भाई ये जो बल्ब की लाइफ क्या है वो कितने सालों तक चल रही है। तब मैं एक कैलकुलेशन में आऊंगा, एक इंफॉर्मेशन में आऊंगा कि भैया जो हमारा जो एंटायर जो बल्ब है इस कारखाने के अंदर, इसका जो लाइफ है मतलब कितने सालों तक ये चलेगी, उसका पता लगा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट एनुमरेशन पॉसिबल नहीं है ना, डूब जाएगी फिर तो कंपनी, है कि नहीं, कि हर बल्ब को टेस्ट मतलब लगा दो जब तक वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो इसी को बोला गया डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग बेटा। उसी तरीके से और एक एग्जांपल दे, और सैंपलिंग फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल तो इमेजिनरी लाइक कॉइन टॉसिंग। अब मान लो एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक कर सकता हूं, पॉसिबल है क्या, कि हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है। इनफाइनाइट टाइम तक हम लोग नहीं कर सकते बच्चों,
तो हम लोग क्या इमेजिन कर लेते हैं कि भैया 3 बार कॉइन को फेंका, 10 बार फेंका, 15 बार फेंका, बट इनफाइनाइट टाइम तक हम नहीं फेंक सकते हैं ये पता लगाने के लिए हाँ भाई ये क्या कितनी बार हेड आ रहा है और कितनी बार टेल आ रहा है। ठीक है, वही चीज बोला है। तो यहाँ पे कुछ ही सैंपलिंग के तौर पे देख लेते हैं, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार ही फेंकना है, बट इनफाइनाइट टाइम पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू सैंपल सर्वे, तो यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, है ना, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं फेंक सकते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें सैंपलिंग की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, एक एक करके मैंने आपको सब चीज बता दी मेरे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है बच्चों फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सैंपल एरर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमें सैंपलिंग के अंदर एरर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में एक एक लाइन समझाऊंगा, पूरा मैंने नोट डाउन कर रखा है। फोकस करेंगे हम एग्जाम्पल्स के ऊपर, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको बोरिंग भी लगे तो इसको समझना है, बस एग्जाम्पल समझ लोगे इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि टोटली थ्योरी पार्ट है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है बच्चों एरर्स अराइजिंग आउट ड्यू टू डिफेक्टिव सैंपलिंग डिजाइन। अगर जो सैंपल हमने डिजाइन कर रखा है अगर वो डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव का मतलब पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे फिर ये लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझने की चीज। चलो अब मान लो क्या बोला है कि इमेजिन अ कंपनी वांट्स टू कंडक्ट अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि मान लो एक कंपनी जो है वो क्या करना चाह रही है, एक सर्वे कराना चाह रही है। ठीक है, क्या कराना चाहिए, एक सर्वे कराना चाह रही है। ठीक है, क्या पता करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं उसके प्रोडक्ट से। ठीक है, अब वो क्या करती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रैंडम सैंपलिंग मेथड, अब वो रैंडम सैंपलिंग नहीं कर रही है। रैंडम सैंपलिंग जहां पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि हर एक आइटम का सिलेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वो ना करके वो क्या कर रही है, द मैनेजर हैंडपिक्स कस्टमर टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे। अब जो मैनेजर है अपने अनुसार, अपने डिसीजन के अनुसार, अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो कुछ कस्टमर्स को उठा लेती है। ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द सर्वे, कि भैया ये लोग, ये 50 है, 50 में से ये 5 लोग या 10 लोग हैं, बस ये मैंने सिलेक्ट कर लिए, इनसे मैं क्या ले लूंगा, राय ले लूंगा, है ना, इनसे मैं क्या ले लूंगा, फीडबैक ले लूंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, बेस्ड ऑन देयर प्रीफरेंसेस और कन्वीनियंस, वही बताया अपनी सुविधा के अनुसार। दिस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, तो ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, क्योंकि वहां पे क्या रैंडमली सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अपने अनुसार हो रहा है। तो जब अपने अनुसार हम सिलेक्शन कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, अपने प्रीफरेंस के अनुसार कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के अनुसार कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो दिस नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग डिजाइन इंट्रोड्यूस एरर्स, है ना, तो इसमें क्या आएगा, गलती आएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 जो उन्होंने सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, 10 जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको उनका प्रोडक्ट पसंद हो तो वो सारे तो अच्छे ही कहेंगे। बाकी क्या हो सकता है कि जो 40 है वो 40 में से 35 ऐसे लोग हों, है ना, जो उनके प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, है ना, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को लेकर ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या सेटिस्फाइड नहीं है। तो वही लिखा है यहां पे बच्चों, सिंस इट माइट एक्सक्लूड डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स, लिखा है ना, तो डिससैटिस्फाइड जो कस्टमर है वो क्या है, वो तो गिने ही नहीं जाएंगे, लीडिंग टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा, इनएक्यूरेट ही आएगा। समझ में आ गया जी सर, एग्जांपल अच्छे से आ गया। अब इसको देखो बच्चों आप लोग, तो क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर सैंपलिंग डिजाइन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सैंपलिंग। तो सैंपल डिजाइन बिल्कुल क्या होना चाहिए, हाँ अच्छा होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, एक बहुत ही क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग डिजाइन इज फॉलोड, अगर मान लो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक डिजाइन को फॉलो करें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, द प्रिजुडिस ऑफ द सैंपलर ऑफर्स द सैंपलिंग टेक्निक देयर बाय रिजल्टिंग सम काइंड ऑफ एरर। तो वो क्या अपने अनुसार करेगा, है ना, अपने कन्वीनियंस के अनुसार करेगा, अपने प्रीफरेंस के अनुसार करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ पे। चलो जी अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट क्या बोला मेरे बच्चों, ध्यान से देखना है सर, एरर्स अराइजिंग ड्यू टू सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मतलब एक के बदला दूसरा जब हम यूज करते हैं तो होता है क्या, सब्सटीट्यूशन। तो पहले यहां पे एग्जांपल पढ़ते हैं। अब बोला यहां पे एरर्स हो रहा है जब हम सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। कैसे, जैसे मान लो इन अ डोर टू डोर सर्वे अबाउट हाउस होल्ड इनकम, अगर मैं हाउस होल्ड के इनकम
का पता लगा रहा हूं, उसका सर्वे कर रहा हूं डोर टू डोर, तो क्या हो रहा है, एन एनुमरेटर, एनुमरेटर मतलब जो सर्वे कर रहा है, एनकाउंटर्स अ हाउस वेयर द रेसिडेंट्स आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड इनकम इंफॉर्मेशन। वो एक ऐसे घर में गया, ऐसे हाउस होल्ड में गया जहां पे वो लोग अपना क्या, हाँ, इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं, है ना, अपनी जो इनकम है, हाउस होल्ड की इनकम है, उसका इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। अब क्या किया जो एनुमरेटर था, उसने इंस्टेड ऑफ सीकिंग अनदर एलिजिबल हाउस, उसने उसी के बराबर, है ना, जो उस हाउस होल्ड में मान लो 3 लोग काम करने वाले थे, है ना, तो वैसे तो आएगा इनकम, एनुअल इनकम हाउस होल्ड का, तो 3 काम करने वाले थे घर के अंदर उस हाउस होल्ड में, तो उसको क्या करना चाहिए, वैसे ही एक घर ढूंढना चाहिए, तभी तो क्या एक सेटिस्फाइड रिजल्ट आएगा। उसने वो ना करके एक दूसरा ही घर चूज कर लिया, मान लो जहां पे 5 लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड नियर बाई, द इन्यूमरेटर रिप्लेसेस इट विथ अ नेबरिंग हाउसेस इनकम डिटेल्स। उसने क्या कर दिया, कोई दूसरा घर ले लिया जहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू जिस घर के लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। तो क्या होगा इस केस में, दिस एक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेविएट्स फ्रॉम ओरिजिनल सैंपलिंग डिजाइन। तो जो उसे ओरिजिनल सैंपल डिजाइन करना था वो कर नहीं पा रहा, उसको चाहिए था 3 लोगों का, वो कर रहा है 5 लोगों का। एंड इंट्रोड्यूसेस एरर्स बिकॉज द एनुमरेटर माइट चूज अ सिमिलर लुकिंग हाउस होल्ड, क्योंकि एनुमरेटर को क्या करना चाहिए था, वैसे ही 3 लोग जहां पे काम कर रहे हैं जिस हाउस होल्ड में, वैसे ही घर उसे ढूंढना चाहिए था, है कि नहीं है, यस सर। आगे बच्चों, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के कारण भी एरर देखने को मिल सकता है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द एनुमरेटर इज टू रिप्लेस अ सैंपलिंग यूनिट बाय अ सुइटेबल यूनिट इन अकॉर्डेंस विद देयर कन्वीनियंस व्हेन डिफिकल्टी अराइज इन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिनली सिलेक्टेड यूनिट। जब उसको दिक्कत आती है किसी भी ओरिजिनली सिलेक्टेड यूनिट को ढूंढने में, है ना, और वो एक गलत चयन कर लेता है, तो यहाँ पे गलत देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्या एरर देखने को मिल जाता है। तो किसके कारण हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है। जो एग्जांपल में बोला वही चीज यहाँ पे लिखा है ना, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग द एनुमरेटर के अंदर क्या होता है, इज टू रिप्लेस अ सैंपलिंग, वो सैंपलिंग यूनिट को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है बाय अ सुइटेबल यूनिट इन अकॉर्डेंस विद देयर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के अनुसार करता है कि भैया उसको ऐसा घर ढूंढना पड़ेगा, कहां मिलेगा, 3 आदमी वाले, पड़ोस में ढूंढ लिया वहां जहां 5 आदमी काम कर रहे थे, तो वहां पे डिफिकल्टी तो आएगा ही, है ना, जो डेटा वहां से मिलना था उसको वो डेटा नहीं मिल पाएगा बच्चे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यू आएगा। क्लियर है जी सर। अगला देखते हैं अब एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट। डिमार्केशन मतलब एक तरीके से बाउंड्री हम कह सकते हैं, है ना, एक सीमित बाउंड्री जो है, एक बाउंड्री हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, बाउंड्री ऑफ यूनिट्स आप ले लो। तो बोला है ओइंग एरर्स ओइंग टू फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ यूनिट। अगर मान लो कोई भी यूनिट है उसका जो डिमार्केशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं या उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो अगर वो गलत चयन हो गया तो वहां पे भी गलत देखने को हमें मिल सकता है ना, एरर्स में देखने को मिल सकता है उस सैंपल में भी। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से आएगा आप लोग को। बोला सपोज एन एग्रीकल्चरल सर्वे एम्स टू एस्टिमेट द एवरेज यील्ड ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप, लेट्स से व्हीट। मान लो एक एग्रीकल्चर सर्वे हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है ना, कि जो व्हीट का यील्ड है गेहूं का, ठीक है, वो कितना आ रहा है, यील्ड मतलब यहाँ पे रिटर्न कितना आ रहा है, मैंने बोया कितना था, मुझे मिल कितना आ रहा है इन अ पर्टिकुलर रीजन। मान लो एक पर्टिकुलर रीजन में द सैंपलिंग यूनिट्स आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल फॉर्म। अब जो सैंपलिंग यूनिट यहां पे लिया गया ना, वो क्या लिया गया, इंडिविजुअल के फॉर्म की बात की गई है, राम का कितना है, श्याम का कितना है, जोधू का कितना है, मोधू का कितना है, ऐसे करके, ठीक है। हाउएवर जबकि द सर्वेयर फेसेस चैलेंज इन एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग फॉर्म बाउंड्रीज। आगे समझो आप, हाँ, अब उसको जो फॉर्म है, फॉर्म की बाउंड्रीज जो है उसको आइडेंटिफाई करने में वो दिक्कत आ गई। एक्यूरेट कितना है भाई, ड्यू टू आउटडेटेड मैप्स और अनक्लियर लैंड डिमार्केशन, क्योंकि जो मैप था, जिस मैप के अनुसार उसको प्लॉटिंग करना था, मतलब कितना एरिया इंडिविजुअल आएगा, वो गलती था मैप, है ना, और डिमार्केशन था, जो लैंड मार्किंग था, जो बाउंड्री थी, वो भी सही तरीके से नहीं हो रखी थी, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जिसके कारण क्या हुआ, सम लार्जर फॉर्म्स माइट बी मिस्टेकनली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्लॉट। अब क्या हुआ, उसको दिखा एक लार्जर फार्म है ना, क्या है वो, लार्जर फार्म है, एक ही फार्म है वो लार्जर फार्म, बट उसने सोचा अरे ये लार्जर फार्म ना शायद 3 भागों में डिवाइडेड है, क्योंकि मैपिंग सही नहीं हो रखी है, लैंड डिमार्केशन सही नहीं हो रखा है, तो उसने क्या कर दिया, जो एक लार्जर फार्म था उसको उसने छोटा छोटा इंडिविजुअल प्लॉट के तौर पे ले लिया। और हो सकता है कि जो छोटे छोटे इंडिविजुअल प्लॉट है 3-4, उसको मिलाकर उसने एक लार्ज साइज ले लिया हो, है ना, तो वही चीज लिखा आगे। एंड सम स्मॉल फार्म्स माइट बी कंबाइंड इनटू लार्जर यूनिट्स। आगे बच्चों, तो ये फॉल्टी डिमार्केशन के कारण कैन लीड टू अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन ऑफ द क्रॉप यील्ड।
तो उस केस में क्या हो सकता है, क्रॉप यील्ड का या तो ओवर एस्टिमेशन हो सकता है, क्योंकि वो तो सैंपल किसके तौर पे लेके चल रहा है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के तौर पे लेके चल रहा है। तो यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन हो सकता है या अंडर एस्टिमेशन हो सकता है। जो क्रॉप यील्ड है हो सकता है कि वो ज्यादा दिखा रहा है या वो कम दिखा रहा है कि नहीं है, जब वो इंडिविजुअल क्या लैंड को लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज ऊपर लिखा है बच्चों, देखो ध्यान से, बोला है इट हैज its own origin in faulty demarcation of sampling units. In case of an agriculture survey, the sampler has usually a tendency to underestimate or overestimate the character under consideration. तो जो उसने कैरेक्टर लिया था कंसिडरेशन में, जो इंडिविजुअल प्लॉट की बात की गई थी, बट वहां पे क्या देखने को मिला कि उसने जो लार्जर प्लॉट था उसको उसने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। मान लिया कि हाँ भाई ये छोटे छोटे प्लॉट ये शायद 3 होंगे, मैपिंग सही से नहीं हो रखी थी, तो ये गलती तो आएगी। तो जो क्रॉप यील्ड है, जैसे गेहूं की बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में, या तो वो बहुत ज्यादा दिखाएगा या तो बहुत कम आएगा। क्लियर है बच्चों? जी सर। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है बच्चों, एरर्स ओइंग टू रॉन्ग चॉइसेस ऑफ स्टैटिस्टिक या रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक। कई बार होता है कि हम जो स्टैटिस्टिक का जो चयन करते हैं, है ना, स्टैटिस्टिक मतलब मीन या मोड, ये सारे हो गए, मीडियन, जो इनका चयन करते हैं, कहीं ना कहीं हम वो गलत अगर चूज कर लें तो वो दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे मान लो एक हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, इट्स कंडक्टेड टू एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स पीपल स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन पर वीक। अगर मान लो एक मैं सर्वे कर रहा हूं कि भैया जो जनरली जो लोग हैं ना, एक हफ्ते में कितना टीवी देखते हैं पर वीक में, द रिसर्चर डिसाइड टू यूज द मीडियन एज द स्टैटिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ मीन। अब रिसर्चर ने क्या सोचा कि भैया मैं यहाँ पे मीडियन का इस्तेमाल करूं मीन की जगह पे। तो आप लोग बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ आवर्स पीपल स्पेंड वॉचिंग टेलीविजन पर वीक, तो हम क्या निकालेंगे सर? मीन। यही है ना, क्योंकि क्या होता है ज्यादातर जो लोग हैं उनका जो टीवी जो वॉचिंग आवर होता है वो लगभग सेम ही होता है ना, लगभग सेम ही होता है। लोग ज्यादातर क्या 3-4 घंटे ही टीवी देखते हैं, तो लगभग सबका यही तो होता है रूटीन, कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, है कि नहीं है। तो हाउएवर इन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स वॉच अ सिमिलर नंबर ऑफ आवर्स। आगे बच्चे समझ, बाय यूजिंग द मीडियन इंस्टेड ऑफ मीन द सर्वे में इंट्रोड्यूस सैम्पलिंग एरर्स। तो वहां पे सैम्पलिंग एरर हमारा आ जाएगा इन एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशंस एवरेज व्यूइंग टाइम। तो यहां पे कौन सा सुइटेबल होना है, यहां पे मीन का सुइटेबल होना था। तो वही लिखा है, वन मस्ट बी केयरफुल इन सिलेक्शन द प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स वाइल एस्टिमेटिंग अ पॉपुलेशन कैरेक्टर्स। तो जब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, पॉपुलेशन की कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो यहां पे एक को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? जी सर। अब बोला है वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में अगर वेरिएबिलिटी अंतर आ गया, ठीक है, पहले एग्जांपल से समझते हैं। अब क्या बोला, देखो बोला है सर एक पॉलिटिकल सर्वे किया जा रहा है, कंडक्टेड टू एस्टिमेट वोटर प्रीफरेंसेस। वोटर की प्रीफरेंस क्या है, तो द पॉपुलेशन एग्जिबिट्स डाइवर्स पॉलिटिकल प्रीफरेंसेस। अब आपको पता पॉपुलेशन है तो सबके अलग अलग राय होता है, आपने टीम में भी देखा होगा, है नहीं, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को प्रीफर कर रहा है, कोई किसी को प्रीफर कर रहा है, होता है नहीं होता है? यस सर बिल्कुल होता है। इफ अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अब मान लो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि मान लो कि जो मैंने सैंपल लिया 10 लोगों का 100 में से, तो हो सकता है कि वो एक ही पार्टी को प्रीफर करते हो। तो यहां पे गलत होगा नहीं होगा, खुद सोचो, है ना। अप्रोच इज यूज द सैंपल मे नॉट बी एडिक्वेटली कैप्चर दिस वेरिएबिलिटी। तो वो वेरिएबिलिटी कैप्चर नहीं होगा, 10 के 10 तो सेम ही आ गए, है ना, जो सेम पॉलिटिकल पार्टी को प्रीफर करते हैं, लीडिंग टू अ लार्जर सैंपलिंग एरर। तो यहां पे सैंपलिंग एरर देखने को बहुत बड़ा मिलेगा। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मतलब जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको सबसे पहले मुझे ग्रुप करना पड़ेगा, है ना, कि कितने लोग हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रीफर करते हैं, कितने लोग हैं जो दूसरे पार्टी को करते हैं, कितने लोग हैं जो तीसरी पार्टी को करते हैं। तो उनका पहले तो मुझे स्टाटा बनाना है, और स्टाटा मतलब यही हो गया आपका, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड कह रहे हैं। तो हमें स्टार्टम बनाना है ना, एक पार्टी का ये, दूसरा का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। अब वो सारे एक ही के अंदर क्या आ गए, होमोजीनियस कैरेक्टर आ गए। दूसरे पार्टी का जो था वो सारा एक ही आ गया, होमोजीनियस कैरेक्टर। अब आखिरी में क्या करना है, उनसे हमने थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना है, सैंपल लेके फिर हमने जो रिसर्च करना है वो रिसर्च करेंगे। अब जो रिसर्च करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पूरा अब क्या किसको बताएगा, वो एंटायर पॉपुलेशन के बारे में बताएगा कि वो किसको प्रीफर करते हैं ज्यादातर, है कि नहीं है? यस सर। कुड बी इंप्लीमेंटेड, तो वेयर वोटर्स आर कैटेगराइज इनटू, तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, है ना।
वेयर वोटर्स आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट स्टाटा, बताया था अलग अलग ग्रुप में, एंड सैंपल्स आर रैंडमली, फिर वहां से सैंपल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सैंपल को सिलेक्ट करेंगे ईच स्टाटम से, और इस अप्रोच से अगर हम चलते हैं तो वो सैंपलिंग एरर क्या होगा हमारा, कम होगा, या हो सकता है कि ना भी हो, है कि नहीं। क्लियर है बच्चों? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग नया टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स एंड सैंपल, ठीक है। ये एक तरीके से टर्मिनोलॉजी है सैंपलिंग के अंदर, तो हम इसको डिटेल में एक एक करके जानेंगे। टोटली ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आराम से समझना। चलो, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा बना दिया, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन का मतलब क्या, आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा अंडर स्टडी। ये जो हमने देखा, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने ये सारे जो लिया, एंटायर पॉपुलेशन लिया, जितने भी आइटम्स हैं यूनिवर्स के अंदर बच्चों, वो सारा मैंने यहाँ पे कवर किया एज इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम लोग यूनिवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे आगे, एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन, तो ये सारे वो यूनिट्स हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक जनरल इलेक्ट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लैंप्स बनाते हैं। इन्होंने पास्ट में कितने बनाए इलेक्ट्रिक लैंप्स, प्रेजेंट में कितने बना रहे हैं और फ्यूचर में कितने बनाएंगे, इन सब का जब टोटल करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, दैट कंसिडर्स व्हाट, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, ठीक है। जबकि अगर मैं सैंपल की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो सैंपल में क्या होता है, हम ये एंटायर पॉपुलेशन की बात नहीं करते हैं, इनसे हम कुछ आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं पॉपुलेशन के कुछ पार्ट। तो यहां पे बोला पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन, अर्थात मैंने यहां से कुछ आइटम्स यहां पे ले लिए, ठीक है। मान लो अगर जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करूं, तो जनरल इलेक्ट्रिक्स में क्या है, अनगिनत मान लो लाखों बल्ब्स बन रहे हैं, इसमें से सिर्फ मैंने 500 बल्ब्स एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल के रूप में ले लिया। अब ये जो सैंपल है ये क्या करेगा, इस एंटायर पॉपुलेशन को क्या करेगा बच्चों, रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज यहां पे लिखा है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पे बोला जो ये एक एक यूनिट जो मैंने लिया, जो मैंने 500 बल्ब यहां से सिलेक्ट किए, ठीक है, वो क्या है, ईच यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल यूनिट कहेंगे, ठीक है। और ये जो मैंने टोटल जो 500 बल्ब यहां से सिलेक्ट किए, ठीक है, 500 इलेक्ट्रिक लैंप्स, उन्हें हम लोग कहते हैं सैंपल साइज कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉपुलेशन और सैंपल के अंदर। तो एक बार फटाफट बता दूं, पॉपुलेशन का मतलब एंटायर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, या उस सारे आइटम्स की बात कर रहे हैं जो कंसिडर किए जाएंगे। कंसिडर किए जाएंगे का मतलब ऑल द आइटम्स दैट हैज बीन टेकन टू स्टडी। अब इस सारे आइटम में से अगर मैं कुछ आइटम्स को, ठीक है, सिलेक्ट कर रहा हूं स्टडी के लिए, जो पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, दैट विल बी अ सैंपल, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी आपको जनरल इलेक्ट्रिक लैंप्स के ऊपर दिया है। अब बच्चों पॉपुलेशन की जब बात करेंगे, तो पॉपुलेशन जो है ध्यान से समझना, ये बच्चों फाइनाइट हो सकते हैं और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जैसे काउंटेबल, जैसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला XYZ स्कूल में इतने बच्चे हैं, तो क्या मैं इसको काउंट कर सकता हूं, यस सर काउंट कर सकता हूं। तो पॉपुलेशन क्या हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। बट पॉपुलेशन बोला इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टार्स, क्या आप काउंट कर सकते हो पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स, सर नहीं कर सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज इन दिल्ली, दिल्ली में क्या है, कितने सारे मॉस्किटोज हैं, क्या आप कर सकते हो पता, नहीं कर सकते हो मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसको डिवाइड किया गया एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल, ठीक है। एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंट का मतलब तो रियल। अगर मैं बोलूं जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो 1 लाख बल्ब्स बना रहे हैं, तो ये क्या काउंटेबल है, ठीक है। दूसरी बात ये एग्जिस्टेंट से मतलब रियल में है, कि रियल में ये 1 लाख बल्ब बना रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक, है ना, कितने हेड आएंगे कितने टेल आएंगे, क्या मुझे पता है, नहीं सर, तो हाइपोथेटिकल है, वो क्या है, इमेजिनरी है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने यहां पे आप लोग के लिए डिटेल में लिखा, ध्यान से पढ़ना है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या कहता है, बोला है इट मे बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर कंसिडरेशन, सारे आइटम्स आएंगे। जैसे यहां पे बोला था ऑल द लैंप्स प्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिकल्स इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन, तो जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा जो पास्ट में प्रेजेंट में फ्यूचर में जो बनाए जाएंगे बल्ब, वो सारे क्या कहलाएगा, वो टोटल कहलाएगा हमारा एंटायर पॉपुलेशन और यूनिवर्स।
अब आगे बोला है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या हो सकता है? पॉपुलेशन में भी फाइनाइट, इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब कंप्राइजेस ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन XYZ स्कूल इन दिल्ली, ये बोला था मैंने। उसके बाद इनफाइनाइट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो क्या है, बोला है कंप्राइजेस इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ स्टार्स हो गया बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स इन दिल्ली बता दिया था मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, बोला कंप्राइजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ लैम्प्स प्रोड्यूस बाय जनरल इलेक्ट्रिकल, जैसे मैंने कहा 1 लाख बल्ब बना रहे हैं तो ये रियल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यस, तो वो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन कहलाएगा। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या है? मैंने आपको कहा जिसको हम कंप्राइजेस हाइपोथेटिकली और इसको हम इमेजिनरी कहते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइटली, अगर एक कॉइन को इनफाइनाइटली है ना अनगिनत टाइम टॉस किया जाए तो क्या कितने हेड आएंगे, क्या पता लगा सकते हो? सर नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है कॉइन जब टॉस करेंगे इक्वली लाइकली होता है, मतलब हेड आने के जितने चांसेस हैं टेल आने के भी उतने ही चांसेस हो सकते हैं, और इनफाइनाइट टाइमली फेंक रहे हैं तो पता ही नहीं है, हो सकता है पहला कॉइन को फेंका टेल आया, दूसरा फेंका टेल आया, तीसरा फेंका टेल आया, है ना, तो हेड का हम पता नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सैंपल के ऊपर। सैंपल क्या बोला था मैंने? जो पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन है ना, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। अगर मान लो एक क्लास है, क्लास 12th है, क्लास 12th में से अगर मैंने 10 बच्चों को क्या किया, सिलेक्ट किया, तो वो 10 बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे क्लास को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता है ना, कहीं फंक्शन होता है या टूर्नामेंट होता है, मान लो एक क्लास है, ठीक है, उसमें 50 बच्चे हैं, मैंने 11 बच्चे को सिलेक्ट किया टीम में, तो वो जो 11 बच्चे हैं क्या बोला जाएगा? अरे ये तो 12th क्लास के बच्चे हैं सारे, ये जो 11 बच्चे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरी क्लास 12th को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बिहाफ में मैच खेल रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बोला गया कि अ सैंपल में बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सो सिलेक्टेड विद अ व्यू टू रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन इन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो पूरा इंटायर जो क्लास के बच्चे हैं सारे, सबको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बच्चों। अब क्या बोला है? इफ अ सैंपल ऑफ 500, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप्स या इलेक्ट्रिकल लैंप्स इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ जनरल इलेक्ट्रिकल्स, 500 ले लिया, ठीक है, तो यहां पे ये जो n है, n इक्वल टू 500, ये क्या होगा? सैंपल साइज कहलाएगा, ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। एंड द यूनिट्स फॉर्मिंग द सैंपल इज, और जो यूनिट्स हैं उनको क्या कहेंगे सर? उनको कहेंगे सैंपलिंग यूनिट्स। क्लियर है? मतलब ये जो है इसके अंदर मान लो मैंने ये 500, ध्यान से समझो, ये 500 बल्ब्स लिए, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल n से, जिसको कहेंगे क्या? ये 500 क्या है? सैंपल साइज है। और ये जो एक एक जो यहाँ पे क्या है, ये यूनिट्स हैं या आइटम्स है, इसको कहेंगे हम लोग बच्चों सैंपलिंग यूनिट्स। ठीक है, अब बोला अ डिटेल एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपलिंग यूनिट्स इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। अब अगर ये जो हमारा सैंपलिंग यूनिट्स है, इन एक एक यूनिट्स का जब हम कंप्लीट डिटेल पता कर रहे हैं तो उसको कहेंगे सैंपलिंग फ्रेम, ये सैंपलिंग फ्रेम है। जैसे मान लो एक कारखाने में मैंने 50 लोगों को, एम्प्लॉय को क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। अब एक एक एम्प्लॉय का, ठीक है, एक एक एम्प्लॉय का जो मैं सैलरी का पता कर रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उनका नाम का पता कर रहा हूं, उनकी डिटेल स्टडी कर रहा हूं, तो बच्चों वो कहलाएगा सैंपलिंग फ्रेम। ठीक है, तो जो मैंने 50 लिए वो क्या हो गए सर? 50 हो गए सैंपल साइज, और एक एक यूनिट को क्या कहेंगे? सैंपलिंग यूनिट, और उनके बारे में जो डिटेल जानकारी कर रहा हूं एक एक के बारे में, वो कहलाएगा सैंपलिंग फ्रेम। ठीक है बच्चों, तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया, एक एक चीज समझाया, इतना आपके मॉड्यूल के अंदर भी नहीं है, उससे मैंने कई ज्यादा आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। में हम देखने वाले हैं पैरामीटर्स यूज्ड इन सैंपलिंग। पैरामीटर्स का मतलब अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये क्या होता है सर? पैरामीटर्स की बात करूं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ऐसे टूल्स दैट हेल्प्स, जो मदद करता है, दैट हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन, जो एक कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमारी मदद करता है अबाउट द पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, या अबाउट द सैंपल कुछ लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि सैंपल के बारे में करेंगे तो वही क्या करेगा? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, या सैंपल। चलिए तो अब एक डिटेल करके देखते हैं। तो पहले समझ लो, मैं समझा देता हूं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, फिर उसके बाद आप लोगों ने एक एक करके देखना है।
तो मैंने देखा था एक पॉपुलेशन और एक सैंपल क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या देखा था, एग्रीगेट ऑफ यूनिट्स, हर एक यूनिट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे थे, है कि नहीं है। सैंपल की जब बात कर रहा था मैं, तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन मैंने क्या किया था, पॉपुलेशन से कुछ यूनिट्स मैंने ले लिए थे, जिसे मैं क्या कह रहा था, सैंपल कह रहा था, है कि नहीं। जब बच्चों ध्यान रखना, पॉपुलेशन मीन, ये सारे पैरामीटर से एक एक करके देखेंगे। पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है म्यू से, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान रखना, ये म्यू एम, ठीक है। जब सैंपल मीन की बात करेंगे तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है अपने अच्छे से। पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, सिग्मा का स्क्वायर, और जब सैंपल वेरिएंस की बात करेंगे तो एस का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, यहां पे क्या है, सिग्मा है उसका स्क्वायर, और यहां पे क्या है, एस का स्क्वायर है, ठीक है। अगर बच्चों पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो आप लोग को पता है सिर्फ सिग्मा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, कर रखा है आपने ऑलरेडी पहले भी, और स्क्वायर कर देते हैं तो वो वेरिएंस हो जाता है। उसी तरीके से सैंपल वेरिएंस का क्या होगा आपका, हमने देखा था सैंपल वेरिएंस में क्या होता है, एस का स्क्वायर, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिर्फ एस होगा, स्क्वायर जो है वो हट जाएगा। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का बच्चों फॉर्मूला होता है पी, यहाँ पे ये स्मॉल पी आपने लिखना है, और सैंपल प्रोपोर्शन के केस में आपने कैपिटल पी से डिनोट करना। तो बच्चों ये सारे थे हमारे क्या पैरामीटर्स, ये आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? जी सर। चलिए बच्चों, तो सैंपलिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम डिटेल में एक एक चीज देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले कुछ हमें बेसिक चीजें जाननी है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। सपोज मान लो ये मैं पॉपुलेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं सैंपल। आराम से एक एक चीज समझिए, बड़ा इजी लगेगा। चलिए, अब पॉपुलेशन का मतलब मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था बच्चों पॉपुलेशन का मतलब कि जब एक ग्रुप को हम स्टडी करते हैं, है ना, अर्थात जो ग्रुप के अंदर जितने भी यूनिट्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जब सबको स्टडी किया जाता है तो वो हमारा एज अ होल क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है कि नहीं। और बच्चों जब इस पॉपुलेशन से मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूं कुछ यूनिट्स को या कुछ एलिमेंट्स को, तो वो क्या कहलाता है, आपका सैंपल कहलाता है ना। क्या, सिलेक्ट रैंडमली। रैंडमली का मतलब मैं बता चुका हूं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर, हर एलिमेंट्स का जो चांस है ना सिलेक्ट होने का, वो इक्वली है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये जो सैंपल मैं लेता हूं तो इसका मतलब क्या है ना, ये क्या डिनोट करता है सर, ये सैंपल रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉपुलेशन को, ठीक है। सर ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि पॉपुलेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो अनगिनत हो सकते हैं, है ना, फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, तो बहुत सारा है ना। तो हर एक को स्टडी करना वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को स्टडी करते हैं, और सैंपल को अच्छे से स्टडी करने के बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, डिसीजन लेते हैं किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, है ना, जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है इसको आपने ध्यान से समझना है। अब बच्चों उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, मैं सैंपल के स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स किसके, सैंपल का। अब सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो बच्चों क्या क्या होता है आपको पता है, जैसे कि हमारा मीन हो गया, एन हो गया हमारा सैंपल साइज, एस हो गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या करता है, जो सैंपल का मैंने जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, ये हमारे जो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं, है ना, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे म्यू लिखते हैं हम लोग, है ना, मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एन होता है पॉपुलेशन साइज, और सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है सैंपल की, ये पॉपुलेशन की पैरामीटर्स को क्या एस्टिमेट करने में हमारी मदद करता है कि नहीं, ये एस्टिमेट करने में मदद करता है। अब क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को जो समझा रहा हूं, पॉपुलेशन में मैंने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि उसका आप म्यू निकालो, मतलब मीन निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ, ठीक है, कुछ एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन में मान लो बहुत सारे ही हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस दे रखे, मान लो सारे एलिमेंट है, 7 है, 8 है, 9 है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इनका मैं अगर मीन निकालूं बच्चों,
तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स को, जैसे मान लो 2 कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया मान लो। और मैं क्या करूंगा, ये जो सैंपल आया जो हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, इसका बच्चों मैं क्या निकाल रहा हूं, इसका मीन निकाल रहा हूं, है ना, सैंपल मीन एक्स बार। अब ये जो सैंपल मीन आएगा तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा डिसीजन लेने में किसकी, पॉपुलेशन की, कि इसका जो मीन आ रहा है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि जो ये पूरा पॉपुलेशन का जो मीन आएगा वो लगभग सैंपल के क्या मीन के बराबर आएगा। ठीक है, सैंपल के मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन के मीन की जब बात करते हैं तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट चीज आपने अच्छे से समझनी है। अब मान लो यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया बच्चों, ये दिस इज पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि फाइनाइट यूनिट्स है या फाइनाइट एलिमेंट्स है, मान लो जो साइज है वो क्या है, इसका फाइनाइट है। कहने का मतलब जो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, वो फिक्स्ड है। ठीक है जी सर। तो बच्चों अब आपने क्या ध्यान रखना है, अच्छे से समझिए। जो ये साइज होगा फाइनाइट साइज, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, ये होगा हमारा क्या, पॉपुलेशन साइज। क्लियर बच्चों? जी सर। अब क्या कर रहे हैं, ये अगर फाइनाइट है पॉपुलेशन, ठीक है, यहां पे मैंने कहा कि अगर फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स या फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो जो इससे जो मैं सैंपल, ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करूंगा तो वो सैंपल साइज भी क्या होगा सर, वो सैंपल साइज भी फाइनाइट होगा। तो इसके सैंपल साइज को हम लोग लिखते हैं क्या, एन। पॉपुलेशन साइज होगा कैपिटल एन, सैंपल साइज होगा एन। तो कहने का मतलब मैंने आपको यही चीज कहा कि अगर हमारा पॉपुलेशन साइज बच्चों फाइनाइट है तो सैंपल साइज भी हम लोग क्या रैंडमली जो सिलेक्ट करेंगे वो भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है, तो उस केस में हम कितने सैंपल निकाल सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग निकाल सकते हैं केथ सैंपल। कितने सैंपल निकाल सकते हैं, केथ सैंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस केथ सैंपल को निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या है सर वो, एक होता है सबसे पहले सिंपल, ध्यान से समझना, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और दूसरा होता है बच्चों हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब सिंपली हमने क्या करना पड़ता है, सारे जो एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के अंदर वो इक्वली चांसेस हैं उनके सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, ये होता है आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अभी नोट मत करना, पहले चीज को समझ लें अच्छे से। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यहां पे क्या, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब जो पॉपुलेशन से जो एलिमेंट्स या यूनिट्स जो मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूं वो वापस मैं पॉपुलेशन पे रख सकता हूं, ये होगा विथ रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अगर जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए पॉपुलेशन से सैंपल में उसको मैं क्या वापस नहीं रख सकता हूं, यही है इसका मतलब। जी सर। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉपुलेशन साइज हमारा फाइनाइट है दैट इज एन, और सैंपल साइज भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट ही होगा, क्योंकि ये फाइनाइट है तो यहाँ पे क्या जो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे वो फाइनाइट ही एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो बच्चों कितने सैंपल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कितने सैंपल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ले रहे हैं कि मान लो कि केथ सैंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आती है बात सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट की, तो उसके लिए जो केथ सैंपल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन साइज, और उसके ऊपर पावर आएगा स्मॉल एन दैट इज सैंपल साइज। और जब हम बात करेंगे बच्चों सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की, ठीक है, तो उस केस में जो केथ सैंपल जो ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, कितना होगा ये, इसका फॉर्मूला है बच्चों कैपिटल एन, सी मतलब कॉम्बिनेशन और यहां पे स्मॉल एन। ठीक है, होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो ध्यान से समझो और क्लियर हो जाएगा। मान लो एन जो कि मेरा क्या है सर, पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास मान लो 3, और स्मॉल एन जो हमारा सैंपल
साइज होगा। सैंपल साइज का मतलब जो हम सैंपल ले रहे हैं ना, वो क्या, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, हर सैंपल के अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब ये ध्यान रखना। ठीक है जी सर। तो बच्चों अब अगर हम पहले वाले से कर रहे हैं क्या, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या किया था हमने बच्चों, कैपिटल एन और उसकी पावर के ऊपर स्मॉल एन। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर 2 हो जाएगी, दैट इज कितना आ जाएगा 6। तो कितने सैंपल होंगे बच्चों, 6 सैंपल होंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो ड्रॉ किया जाएगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जहां पे एन क्या है, हमारा सैंपल साइज है। ठीक है, और ये जो है हमारा कैपिटल एन, स्मॉल एन है सैंपल साइज, कैपिटल एन है पॉपुलेशन साइज। तो मतलब जो सैंपल साइज होगा वो क्या होगा, दो दो एलिमेंट होंगे उसमें हर सैंपल में। जो 6 हमारे सैंपल्स होंगे तो हर एक सैंपल के अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूंगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, एन सी और स्मॉल एन, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन। तो क्या हो जाएगा, 3C2 हो जाएगा। और इसका आपको पता ही है 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। तो 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सैंपल्स होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स वो 3 होगा। कब, जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जो सैंपल होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जो सैंपल के साइज होंगे दोनों केस में क्या होगा मेरे बच्चों, 2 होगा, मतलब हर सैंपल पे दो दो एलिमेंट्स ही होंगे। अच्छे से आ गया बच्चों। हाँ, तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की, पर उसके लिए जानना जरूरी है कुछ चीजें, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, मैंने पॉपुलेशन ले। ठीक है, अब बच्चों पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं हमें पता क्या क्या है, मान लो म्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं सर, ये सिग्मा, और ये हो गया हमारा वेरिएंस। ठीक है, और इसका जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो क्या है, कैपिटल एन है। अब यहां से मैं मान लो कुछ सैंपल्स ले रहा हूं, ध्यान से समझो। ठीक है, कुछ सैंपल ले रहा हूं, ये सैंपल 1। ठीक है, ये फर्स्ट सैंपल, ये सैंपल मैंने आराम से समझना है, कुछ नहीं है, सेकंड सैंपल, यहाँ पे ये थर्ड सैंपल, और ऐसे करते डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो केथ सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सैंपल साइज है हर केस में वो क्या है, n है। ठीक है, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था ऊपर, ये n था ना, स्मॉल n, ये था ना 2, है ना, कि हर सैंपल के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे हर सैंपल के अंदर। अब अगर इसके स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन के लिए हम क्या लिखते हैं, x बार 1 ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट है बोलकर। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लेते हैं, s लेते हैं बच्चों, तो S1। और यहाँ पे जो वेरिएंस है ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे बात करूं x बार 2, ये सारे स्टैटिस्टिक्स हो गए। ठीक है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो बच्चों S2, और वेरिएंस की बात करूं तो इसका स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे x बार 3, और यहाँ पे भी 3, और ये जो आएगा आपका, ठीक है, ये भी आ गया, वेरिएंस है ना। अब केथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x बार k हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और आपका जो वेरिएंस होगा वो यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन है वो फाइनाइट है, मान लो ये क्या है हमारा फाइनाइट है, और हमने ये पैरामीटर ले लिए पॉपुलेशन के, तो इससे मैं क्या ले रहा हूँ, ये सारे सैंपल ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, देखो पहले मीन का बना रहा हूँ मैं, किसका बना रहा हूँ, सबके केस में मीन का। तो यहाँ पे x बार 1, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने x बार 2, यहाँ पे x बार 3, ऐसे करते करते x बार k तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, क्या करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, ये चीज आपने करना है। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपके बुक से करा दूंगा, इलास्ट्रेशन है ना। तो प्रोबेबिलिटी x बार 1 का, प्रोबेबिलिटी x बार 2, प्रोबेबिलिटी x बार 3। प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या, जो आपका मीन आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी x बार k। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और किसका कर रहे हैं हम लोग, ये मीन का। तो यहाँ पे आ जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है बच्चों, बस ये था आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इसी तरीके से बच्चों हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर सकते हैं, ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या हो जाएगा सर, S1 S2 सर S3 डॉट 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 Sk तक। और इसका भी फिर उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी करना है, S1 ये फिर S2 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये S3 जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा डिवाइड बाय जो आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल मतलब जो केथ सैंपल हमने निकाला था, याद आ गया। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे Sk। ठीक है, अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन हो गया क्योंकि यहाँ पे मीन को लिया गया था। इसी तरीके से बच्चों हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएंस है नीचे सब। क्लियर है बच्चों। तो मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाया, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब एक इलास्ट्रेशन हम लोग ICAI मॉड्यूल के आप लोग के बुक से देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं पूरी डिटेल में। अब देखेंगे स्टैंडर्ड एरर। बच्चों इसमें हम दो केसेस देखने वाले हैं, एक देखने वाले हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन और दूसरा देखेंगे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना वास्ट नहीं दे रखा है ना, बहुत ही छोटा पार्ट दे रखा है। मैं फिर भी थोड़े से फॉर्मूले जो है आपको डिटेल में बता रहा हूं। बच्चों स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन की बात करेंगे तो इसमें दो केस देखेंगे, एक है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब निकाल के फिर रख दिया। दूसरा केस होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाला तो उसको वापस नहीं रखा गया। तो बच्चों इसके केस में हमारा आ जाएगा क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है विथ रिप्लेसमेंट के केस में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा दे रखा है और अपॉन ये आपका रूट n है। ये जो सिग्मा दे रखा है ये आपका क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एंटायर जो आइटम्स है उन सबका क्या बोला है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मॉल n का मतलब होता है बच्चों जो सैंपल साइज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोग को, ये है ना पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का फॉर्मूला होगा आपका ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम सिग्मा कह रहे हैं, अपॉन रूट n। n का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल n का मतलब होता है आपका सैंपल साइज। रूट के अंदर क्या दे रखा है, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस स्मॉल n। ठीक है, जो कैपिटल N है यहाँ पे आपका ये कहलाएगा पॉपुलेशन साइज। ठीक है, सैंपल साइज पता चल गया, जो पॉपुलेशन से जो मैंने पार्ट लिया है ना, जो यूनिट्स सिलेक्ट किए हैं वो हो जाएगा आपका सैंपल क्या साइज, और जो पूरा पॉपुलेशन है वो आपका हो जाएगा पॉपुलेशन साइज। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे एक चीज चेक करना है। ठीक है, क्या है, तो बच्चों ये आप लोग को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आपने नोट करना है, क्या सर, ध्यान से देखिए। बोला है नोट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। बोला है क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, सैंपल साइज के बीच में एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशनशिप कैसे बता रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। कि मान लो मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, और ये हो गया हमारा सैंपल साइज। अब मान लो बच्चों n की वैल्यू अगर मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो कम आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप समझो ये है। ठीक है, ये आपका मान लो ये जो सेंटर पॉइंट मैं बना रहा हूं यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका मीन है। ठीक है, अब मान लो कि ये कब था, जब n हमारा मान लो कि हमने जो सैंपल साइज है 20 लिया था। अब सैंपल साइज को अगर मैं बढ़ा देता हूं, n को मैं बढ़ा देता हूं, मतलब उसको 25 लेता हूं n को, तो बच्चों ये जो कर्व दिख रहा है ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा।
इतना डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कम आ रहा है तो एन को बढ़ा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन होगा वो क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो उसी को यहां पे कहा गया क्या, इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, स्टैंडर्ड एरर और किसकी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन और किसके बीच में, आपका सैंपल साइज के बीच में। ठीक है मेरे बच्चों, जी सर। अगला चीज यहाँ पे एक चीज बताइए बच्चों, रूट ओवर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब पॉपुलेशन साइज और स्मॉल एन का मतलब सैंपल साइज, जो हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। -1 है नीचे, इज इक्वल टू, तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग कहते हैं एफपीसी, मतलब फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अच्छा, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो पॉपुलेशन है अगर गिवन नहीं है तो यूज फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है ये आपने ध्यान रखना है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू स्मॉल एस। ये स्मॉल एस क्या है, ये है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल साइज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो रूट स्मॉल एन है इसका मतलब आपको पता ही चल गया क्या, सैंपल साइज, और अपॉन में स्मॉल एन -1, ठीक है। सैंपल साइज -1 ये रूट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में, होप आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो कम ही पूछा जाएगा, बट हाँ जो कंसेप्ट था, जो फॉर्मूला था कि फॉर्मूला किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक एक चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताई है। अब बच्चों एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल अ रैंडम ऑफ सैंपल साइज, सैंपल साइज यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। तो सैंपल साइज मतलब स्मॉल एन, ये आप सबको पता है, इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग 100 यूनिट्स, ठीक है। देखो ध्यान से, फ्रॉम पॉपुलेशन कंटेनिंग 100 यूनिट्स, तो यहाँ पे कैपिटल एन जो पॉपुलेशन साइज है वो 100 दे रखा है। इफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन, सैंपल का जो ऑब्जर्वेशन है मान लो x ले लेते हैं, वो गिवन है हमें 2, फिर है 1, फिर है 3, फिर 4 और फिर 5 दे रखा है। हमें बोला है फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन विदाउट रिप्लेसमेंट, बोला है क्या, बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें पता है फॉर्मूला, यहां पे लिख देता हूं, तो यहां पे स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ऑफ सैंपल मीन, तो हमने क्या किया था मेरे बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन क्या किया था, एक एक चीज देखो, नीचे था हमारा रूट स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब सैंपल साइज, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया था स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था जो आपका पॉपुलेशन का साइज है उससे -1 कर दिया था, ये था फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो गिवन नहीं है ना, ये आपका गिवन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये गिवन नहीं है तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखो क्या, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √n और अपॉन में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर √n -1, यही था बच्चों, ध्यान से देखो, क्लियर। चलो जी, तो अभी हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए स्मॉल एस। स्मॉल एस का मतलब मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, तो ये हमारे पास ये सैंपल गिवन है, दिख रहा है एक्स था ना सैंपल। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं एस निकालूं स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल के लिए आपने कर ही रखा है, याद कीजिए, सब्मिशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये करते हैं बच्चों, और अपॉन में क्या कर देते हैं सर, अपॉन में डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और इस पूरे का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये करते थे बच्चों, याद आ रहा है, यस सर, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल n क्या है, ध्यान रखना है सैंपल साइज, क्योंकि सैंपल का कर रहे हैं हम लोग इसलिए स्मॉल n डालना। तो सबसे पहले अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए x बार, तो x बार कैसे होगा, इन सबको ऐड करो और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर देंगे। तो अगर मैं करूं 2 + 1 + 3 + 4 + 5 और डिवाइड बाई 5 कर दूं बच्चों, तो ये 3 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, x माइनस एक्स बार, ठीक है। चलो तो x बार मेरा आया 3, तो 2 - 3 हो जाएगा -1, 1 - 3 -2, 3 - 3 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब बच्चों हमें करना है x माइनस एक्स बार का क्या, होल स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 0, ये 1 और ये 4। अब इसका टोटल चाहिए मुझे, तो 4 1 5, 5 और 9 1 10। तो अब हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, तो ये हो जाएगा 10, और n हमारे पास क्या था, सैंपल साइज जो कि हमारा 5 था, तो s इक्वल टू कर दो 10 डिवाइड बाई, अगर 5 करता हूँ इज इक्वल टू और स्क्वायर रूट, तो बच्चों 1.41,
1.41 ये हमारा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। तो सर 1.41 मल्टीप्लाई बाई रूट एन, स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5 - 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। यही होगा मेरे बच्चों। चलो इसको फर्दर कर देते हैं, क्या आएगा देखो। तो यहाँ पे तो आ गया 1.41 मल्टीप्लाई बाई रूट 5, देखो 5 का स्क्वायर रूट करते हैं तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 2.24 अप्रॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, अपॉन में, और यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऊपर देखो सॉल्व करो, 1.41 मल्टीप्लाई बाई 2.24 और डिवाइड बाई, अगर 2 करता हूँ बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.58 अप्रॉक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो चलो निकालो, ये चीज हमारी आ गई कितनी सर 1.58, ये कंसेप्ट के लिए बच्चों इतना करा रहा हूं, ठीक है। और ये क्या था, ये था आपका कितना, स्मॉल एन था 5, ये 5, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये तो आ जाएगा आपका था 100 - 5, ये 95 आ जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल एन 100 - 1 ये 99 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी अब यहाँ पे करते हैं, तो सर ये 1.58 रूट 5 का मतलब था हमारा 2.24 इंटू, सर ये कर देते हैं अगर हम 95 और इसको डिवाइड बाई 99 कर देते हैं इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट कर दो तो सर ये हो जाएगा 0.98 अप्रॉक्स, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 1.58 मल्टीप्लाई बाई 0.98 और डिवाइड बाई 2.24 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 0.69, आंसर ये आपका आ गया। दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। तो मैंने आप लोग को पहले ही कहा कि आपके जो मॉड्यूल है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में ये दे नहीं रखा है, ध्यान रखना, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट के। चलो बच्चों अब करने जा रहे हैं हम लोग नया टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। बच्चों जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था दो केसेस, एक विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगा, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात मतलब टोटल पॉपुलेशन से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट है कि नहीं है। तो बच्चों जब विथ रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होगा √/PQ अपॉन स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब आपको पता है सैंपल की साइज। अब यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के केस में किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, है ना, तो वही चीज समझ लो, ठीक है। तो ये कितना पार्ट सक्सेस का है जो बता रहा है और कितना पार्ट फेलियर का है वो क्यू हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की जब बात करेंगे बच्चों तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है √/PQ अपॉन क्या स्मॉल एन, इनका मतलब मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई बाय √/N माइनस एन अपॉन N माइनस 1। कैपिटल एन का मतलब आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, दैट इज पॉपुलेशन साइज। एक चीज ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि √N माइनस स्मॉल एन दैट इज पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज माइनस 1 इज इक्वल, इसको कहते हैं FPC दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, है कि नहीं है। और बच्चों इसे हम कह सकते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल। अब जैसे मैंने आपको बताया था सक्सेस और फेलियर का जो होता है वो क्या होता है 1 होता है, प्रोबेबिलिटी किया था ना वैसे, तो इसके केस में भी ठीक है, जो हमें गिवन होगा उसको P ले लेंगे, जो नॉट गिवन होगा वो हमें Q ले लेंगे। सपोज बोल दिया डिफेक्टिव बल्ब इतने % है तो वो P हो गया, Q क्या हो जाएगा तो 1 माइनस P हो जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात चीज क्या है ध्यान रखना, अब ये जो FPC आया दैट इज फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, जिसको हमने ये फॉर्मूला दिया √N माइनस स्मॉल एन अपॉन N माइनस 1, ये सारे क्या मैं आपको बता चुका हूं। बोला इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कब, इसके लिए 4 केसेस हैं। एन नॉट गिवन मतलब जो पॉपुलेशन साइज है N जब हमें गिवन नहीं होगा, पहला केस, ठीक है। जब स्मॉल एन क्या होगा वेरी लार्ज होगा, ठीक है। देखो स्मॉल एन अगर वेरी लार्ज होता है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा बोला FPC टेंस टू 1, जब FPC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। और चौथा केस क्या है n लेस देन 5%, जो स्मॉल n है अगर वो लेस देन 5% आ रहा है, ठीक है, तो हम FPC को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं सर इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। चलो जी अब बच्चों कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था।
अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे बोला है एग्जांपल अ रैंडम, ठीक है, सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स टेकन फ्रॉम अ लार्ज बैग ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, ध्यान से देखो, रैंडम सैंपल, तो ये स्मॉल एन गिवन है आपके पास, सैंपल बोला है 100 बल्ब का, टेकन फ्रॉम अ लार्ज बैग ऑफ बल्ब्स कंटेनिंग 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो बच्चों पी क्या है, 12 डिफेक्टिव बल्ब्स बोला है क्या ना। तो 12 डिफेक्टिव बल्ब्स कितने में से, 100 में से, तो सर ये 12 अपन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.12 हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस 0.12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको कर लो, 1 माइनस 0.12, तो बच्चों ये आ जाएगा 0.88। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 और 8। अच्छा, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बोला है। यहाँ पे एक चीज देखो, कैपिटल N नहीं दे रखा है ना, पॉपुलेशन की क्या साइज नहीं दे रखी है। तो बच्चे कौन से फॉर्मूला लगाओगे आप बताओ, देखो दोनों में से, सर ये वाला लगाएंगे, है ना, तो सिंपल लगाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर पी क्यू और अपॉन में क्या, सैंपल साइज। तो अब देखो यहाँ पे कितना है ये सर, 0.12 और Q है 0.88 और सर अपॉन स्मॉल n जो है, जो सैंपल साइज 100 है। बस करो मेरे बच्चों, तो इसको 0.12 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.88 कर दिया, इज इक्वल टू ये आ गया, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, इज इक्वल टू कर दो और स्क्वायर रूट कर दो। तो मेरे बच्चों ये कितना आ रहा है आपका सर, 0.032। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो जी, बोला अ फैक्ट्री produces 5000 pairs of shoes on a daily basis from a sample of 500 pairs। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एन दे रखा है, पॉपुलेशन साइज आपका बच्चों है 5000, स्मॉल एन मतलब सैंपल साइज है 500। बोला है 2% वेयर फाउंड टू बी ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। तो पी क्या दे रखा है, 2% है इंफीरियर क्वालिटी का, तो 2/100 बच्चों ये आ जाएगा 0.02। तो क्यू क्या आ जाएगा आप लोगों को पता है, 1 माइनस 0.02। तो बच्चों ये अगर 1 माइनस 0.02 करता हूं तो ये 0.98 आ रहा है। ठीक है, ये आपने कर रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो कैपिटल एन दे रखा है और हमें निकालने क्या बोला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, रूट ओवर पी क्यू अपॉन एन, तो ऐसे रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ओवर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन -1, यही होगा। चलो जी, अब देखो पी इंटू क्यू करो, तो ये तो आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.98 अपॉन क्या है बच्चों, स्मॉल एन कितना है 500 है। इसके साथ अब ये करोगे तो यहाँ पे 5000 माइनस 500 और अपॉन 5000 -1। ठीक है, क्या है 5000 -1 है। चलिए बच्चों, अब इसे अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 0.02, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 0.98 से और डिवाइड बाई कर देता हूँ जो सैंपल साइज है 500 इज इक्वल टू और इसका स्क्वायर रूट, तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 0.0062 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका 4500 डिवाइड बाई 4500 और डिवाइड बाई 4 1 2 4999। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 0.90 आ रहा है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0.90 मल्टीप्लाई बाई 0.0062 कर देते हैं, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 0.00558, दैट मीन्स 0.0056 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।